जय हिंद दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत गजब इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अगर आप यूपीएससी, पीसीएस या किसी गवर्नमेंट जॉब जैसे एसएससी, अग्निवीर, रेलवेज, एक्स ग्रेड, वाई ग्रेड, ग्रेड 1, नेट, जेआरएफ या ऐसा कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जैसे सीयूईटी जिसके अंदर जनरल स्टडीज पूछी जाने वाली है, जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए कभी नहीं मिल सकती। हम लोगों ने एक साल का एनसीईआरटी का कोर्स, जी हां, एक साल का कंप्लीट एनसीईआरटी का कोर्स जिसमें लाइव क्लासेस और साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों को मिलने वाली हैं सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए पर ईयर की फीस में, यानी पूरे एक साल की फीस 500 रुपए आपसे चार्ज की जाएगी। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट, असाइनमेंट सब आप लोगों को इसके अंदर मिलने जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी आप हमारी ऐप स्टडी टेबल पे जाइए, इस कोर्स को अवेल कीजिए और हमारे से या फिर हमारे से कांटेक्ट कीजिए ताकि उस कोर्स को और ज्यादा डिटेल में आपको बताया जा सके। जय हिंद दोस्तों, श्रीलंका, जो कुछ भी बर्बादी इस समय पर हो रही है, श्रीलंका ने चीन की पोल खोलकर रख दी। कैसे, समझिए। अब इन तस्वीरों को मेरी पिछली वीडियो में भी देखा, अभी भी अगर आप देख रहे हैं तो तसल्ली से देखिए। राष्ट्रपति के घर लाखों लोगों की भीड़ घुस गई है। इस तरीके से कभी कोई बेडरूम में, कोई बाथरूम में, कोई बाथटब में, कोई टीवी देखता हुआ, और हालात एक एनार्की वाले इस तरीके से हैं कि टोटली सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। हालात ये हुए, लोग इतना गुस्से में थे कि उन्होंने प्रधानमंत्री के घर तक को फूंक डाला और इस तरीके की आग की लपटों ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया कि असलियत में ये हुआ क्या है। अब यहां तक ठीक है, तो सवाल ये है कि क्यों हुआ। तो हालात आप देख सकते हैं कि रसोई गैस, पेट्रोल 137 वाला 254 पे पहुंचा, एलपीजी 1493 वाली जो है वो श्रीलंकाई रुपयों वाली वो 2750, यानी इन्फ्लेशन रेट 64, 60, 74.8, यानी चावल, प्याज, आलू के रेट इस हद तक बढ़ रहे हैं कि लगभग एक महीने में डबल हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर हम मोटे तौर पर इन्फ्लेशन रेट को देखते हैं तो ये इन्फ्लेशन रेट 15.1% के आसपास चल रही है, यानी मोटे तौर पर देखें तो फूड क्राइसिस, फूड इमरजेंसी लग चुकी है। और फूड इमरजेंसी का मतलब यह है कि अब उस देश में खाने की राशनिंग शुरू हो रही है और सरकार को अपील तक करनी पड़ रही है कि एक दिन कम खाओ या एक दिन कम करो। कारण उसका बहुत सारे हैं, जिसमें कोविड-19 भी है और एक रॉन्ग पॉलिसी भी है, खासकर एग्रीकल्चरल पॉलिसी, जिसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के ऊपर बैन लगाया गया और पूरे के पूरे सिस्टम को ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर कन्वर्ट करने की कोशिश की गई, वो भी खड़े पांव। ऐसी सिचुएशन में अगर आप खड़े पांव इकोनॉमिक फार्मिंग मतलब एग्रीकल्चर को या ऑर्गेनिक फार्मिंग तैयारी करनी शुरू करेंगे तो ग्राफ इस तरीके से औंधे मुंह नीचे गिरा। यहां तक कि अब इसके हालात यहां ये आ गए कि एक तरफ आपका इकोनॉमिक जो क्राइसिस है वो जबरदस्त लेवल पर है, इन्फ्लेशन हाईएस्ट लेवल पर है, और तब ऐसी सिचुएशन में पेन क्रिएट करता है ये डेट जो लगभग 2008 से बढ़ना शुरू हुआ और 2020 तक आते आते मल्टीपल फोल्ड्स, कई गुना बढ़कर जो है वो 56.3 बिलियन डॉलर हो गया। अगर आप इसे मोटे तौर पर देखें तो चाइना का जो डेट है इसमें 10% है। लेकिन सवाल यह है कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस में, श्रीलंका के इस इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या श्रीलंका की पॉलिटिकल सिनारियो ही जिम्मेदार है, और जिसकी वजह से उस पॉलिटिकल सिनारियो से या उस पॉलिटिक्स से पॉलिटिकल क्लास जो गवर्नमेंट थे या गवर्नेंस थी, जिनकी गवर्नमेंट थी राजापक्सा फैमिली, क्या सिर्फ वो ही जिम्मेदार हैं जिनके खिलाफ गोटा गो होम के नारे लग रहे हैं, या इसके अंदर चाइना की भी कुछ पॉलिसी है जिसे हम चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी कह रहे हैं। मैं उसके ऊपर आपसे डिस्कशन करना चाह रहा हूं कि असलियत में चाइना की ये डेट ट्रैप पॉलिसी है क्या, इसे समझ लीजिए। और क्या कारण है, क्यों मैं चाइना पे इस चीज का आरोप लगा रहा हूं कि सोचकर देखिए, कोई भी दुनिया की गवर्नमेंट, सबसे बेवकूफों भरी गवर्नमेंट भी अगर हो तो भी अगर आप यहां पर देखेंगे तो इस तरीके का फैसला
कि केमिकल फर्टिलाइजर्स को खड़े पांव, जिससे पूरी की पूरी जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी चल रही है उसको खत्म करके, पेस्टिसाइड को खत्म करके, और खड़े पांव जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की मदद ली जाए, और उस ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं उसका ठेका चाइनीज कंपनी को दे दिया जाए, और चाइना की कंपनी से ही सारे का सारा फर्टिलाइजर इंपोर्ट करवाया जाए। क्या यह फैसला खड़े पांव नहीं लिया गया नहीं लगता है, क्योंकि इस पर किसी तरीके की कोई रिसर्च पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ही सब मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग किस लेवल पर काम करेगी, और कोई दुनिया का ऐसा इंसान नहीं कह पा रहा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो प्रोडक्टिविटी है वो सीधी केमिकल फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्टिविटी के बराबर है, और पेस्टिसाइड्स का यूज किए बिना आप फसलों को किसी अल्टरनेट तरीके से बचा सकते हैं। दुनिया की ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है अभी जो ऐसा कर पाए, लेकिन फिर भी राजापक्सा फैमिली ने ऑर्गेनिक फार्मिंग का वादा किया और आते ही खड़े पांव केमिकल फर्टिलाइजर्स बंद कर दिए और पूरे देश को फूड क्राइसिस के अंदर धकेल दिया। और सिर्फ फूड क्राइसिस नहीं, यहां तक कि पॉलिटिकल क्राइसिस, और पॉलिटिकल क्राइसिस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में बदला। हालात इतने बुरे हो गए कि सिचुएशन इतनी बुरी हो गई कि राष्ट्रपति को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा, प्रधानमंत्री का घर जला दिया गया। डर के मारे उसने भी कहा कि मैं भी इस्तीफा दे रहा हूं, और इस समय पर श्रीलंका को संभालने के लिए कोई गवर्नमेंट नहीं है, श्रीलंका को संभालने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। यह तो शुक्र है कि श्रीलंका के अंदर इस समय पर श्रीलंका के अंदर अगले दिन यानी संडे को किसी तरीके की कोई वायलेंस नहीं हुई। तो सवाल यह उठता है कि चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी क्या है। देखो दोस्तों, जब है ना भूखे मरते हुए देश, जिस देश के अंदर 4.5 करोड़ लोग भूख से मर जाएं, 4.5 करोड़ लोग केवल और केवल एक बार के फेमीन से भूख से मर जाएं, हालात इतनी खराब हो कि लोग चूहे, सांप, कीड़े मकोड़े, मच्छर तक, यहां तक कि अपने पेट की भूख मिटाने के लिए मिट्टी की मुट्ठी भर भर के खा रहे हैं कि पेट में मिट्टी रहेगी तो भूख ही नहीं लगेगी। इस हद तक अगर लोग जी रहे हों या जी चुके हों, तो ऐसे भूखे नंगे देश के पास अगर पैसा आ जाए ना, इतनी बुरे हालात से निकले हुए बंदे के पास पैसा आ जाता है तो पागल हो जाता है, बौरा जाता है। ये फैक्ट है। कहते हैं ना कि तुम्हारी हरकत बता रही है तुम्हारी दौलत नई नई है, कि तुम्हारी हरकतें, चीन की हरकतें बता रही हैं कि चीन की ये जो दौलत है ये नई नई है, और अब ये अपने उस ड्रैगन के पंजे को पूरी दुनिया के ऊपर कब्जे में लेकर आना चाहता है, और कैसे भी करके इस पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में लेकर नोच लेना चाहता है कि मेरे आगे कोई नहीं होगा, जो कुछ मैं हूं वही सब कुछ है, और जो मैं कह रहा हूं वही सब कुछ है। नए नए पैसे का आप हिसाब किताब इस चीज से लगा सकते हैं कि यहां वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल डेट स्टैटिस्टिक्स में चाइना की जो लेंडिंग है, चाइना जी ने जो उधार दे रखा है, चाइना की लेंडिंग के बारे में एक डाटा जारी किया जो 2010 तक अप्रॉक्सीमेट अगर आप देखें तो 40 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास था पर ईयर, मतलब एक साल में। लेकिन जैसे जैसे आप यहां बढ़ते जाएंगे, यहां पर ये जो डाटा है ये अप्रॉक्सीमेट 170 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच जाता है। अब यहां पर अगर आप देखें सब सहारन कंट्रीज यानी अफ्रीका के देशों के अंदर, साउथ एशियन कंट्रीज, इन देशों के अंदर, मिडल, और सबसे बड़ी बात यहां पर ईस्ट एशिया और पैसिफिक कंट्रीज, और साथ में यूरोप और सेंट्रल एशिया, इन सब कंट्रीज के अंदर खुलकर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। सबसे ज्यादा डेट लोन जो है वो सब सहारन कंट्रीज और साथ में साउथ एशिया यानी कि पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इस तरीके के देशों को देने की कोशिश की जा रही है या फिर दिया जा रहा है। यहां अगर आप इसी लोन को दूसरे फॉर्मेट में देखें कि कौन सा लोन हिडन डेट है और कौन सा पब्लिक डेट। पब्लिक डेट वो है जो सबको पता है और सरकार की तरफ से सरकार को दिया गया, और दूसरा हिडन डेट है जो अलग अलग चार्जेस, सर्विसेज,
इन्वेस्टमेंट और दूसरी फॉर्मेट में, लोन की फॉर्मेट में बैंक ने बैंक को दे दिया, चाइनीज बैंक ने किसी पाकिस्तानी कंपनी को दे दिया, चाइनीज बैंक ने किसी पर्सन को दे दिया, किसी प्रोजेक्ट में चाइनीज बैंक ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो होता है हिडन डेट, जो किसी खाते में नहीं होता, दिखाई नहीं देता, लेकिन वो होता है और वो डेट अपने आप में दबाव बनाए रखता है। सोचकर देखिए, पाकिस्तान के पास इंडोनेशिया जब डायरेक्ट डेट नहीं ले रहा तो इनडायरेक्ट डेट, वियतनाम के पास भी बराबर बराबर, लाओस से लेकर श्रीलंका के अंदर तो हिडन डेट खैर कम है। यहीं अगर आप पूरी की पूरी लिस्ट को उठाकर, इंडिया में भी, तभी आप देखो इंडियन गवर्नमेंट काबू में थोड़ा ना आती है, वीवो को पिछवाड़े पे लात मार के कहा दफा हो जाए यहां से, समझे। आप यहां पर टैक्स चोरी कर रहे हैं, ऐसे कितनी सारी कंपनियां हैं, हर दूसरे चौथे दिन इंडिया 2-4 कंपनियों को बैन करके भगा देता है। क्यों? क्योंकि पता है ये जो डेट है, ट्रैप है। सोचकर देखिए, यहां पर इस ट्रैप का एक तो हाई इंटरेस्ट रेट होता है, हाई इंटरेस्ट रेट के साथ साथ सबसे बड़ी बात, एक हिडन क्लॉज हमेशा होता है कि इस क्लॉज के अंदर किसी भी देश को, कोई भी देश, चाइना और उस देश की जो मतलब लोन डेट देने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट तय हुआ है, इसके ऊपर कोई जवाब किसी को नहीं देगा। वो चाइना की और उस देश के बीच का बहुत टॉप सीक्रेट मामला होता है। यहां तक कि मैक्सिमम गवर्नमेंट्स जो हैं अपने विपक्षी दलों को भी नहीं बताती कि उन्होंने किस रेट के ऊपर चाइना से लोन लिया है। और उसके बाद एक क्लॉज और होता है, नॉर्मली इंटरनेशनल लेवल पर क्लॉज ये होता है कि अगर कोई एक देश दूसरे देश का लोन नहीं पहुंचा रहा, दे पा रहा, तो या तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा, या फिर वो डिफॉल्टर घोषित करने की कोशिश करेगा, या फिर किसी थर्ड कंट्री की कोर्ट में डिसाइड होगा। लेकिन चाइना यहां पर क्या कहता है कि चाइना यह कहता है कि अगर आपने लोन चुकता नहीं किया तो वो सारी की सारी टर्म्स कंडीशंस, उसके बाद की टर्म्स कंडीशंस उस हिसाब से डिसाइड होंगी जिससे चाइना अपना लोन वापस ले सके, यानी चाइना की चलेगी। यानी अब चाइना अपना लोन वापस लेने के लिए कोई भी फॉर्मूला एस्टेब्लिश करके ये कह सकता है कि इस फॉर्मूले से मैं अपना लोन वापस लूंगा, अब बताओ क्या करना है। ऐसी सिचुएशन के अंदर देश जो हैं वो बर्बाद नहीं होंगे तो क्या होगा? अगर आप यहां पर देखेंगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा, यहां तक कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से ज्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जो ग्राफ है इस समय पर चाइना का है। पर एनम अप्रॉक्सीमेट 350 बिलियन डॉलर का लोन चाइना दुनिया के अलग अलग देशों को बांट रहा होता था 2016-17 तक। 18-19-20 में यह डाटा और ज्यादा बढ़ा, बीबीसी का यह है। असलियत में चाइना ने ये लोन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो हथकंडा अपनाया, दुनिया को ये कहा कि मैं तुम्हारे देश में तरक्की करूंगा, आओ मिलकर प्रोग्रेस करें। अब आओ मिलकर प्रोग्रेस करें के अंदर कोई भी देश कहेगा कि भैया हमें तरक्की करनी है तो हमारे को उस तरक्की के अंदर कोई प्रोजेक्ट्स बताओ या किस तरीके से तरक्की करें। चाइना कहता है आओ अपनी मार्केट्स को आपस में जोड़ें और कम से कम रोड और रूट से, एक रोड के थ्रू और मतलब रोड रूट के थ्रू और दूसरा मैरीटाइम रूट के थ्रू एक दूसरे से जुड़े, और यहीं से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एस्टेब्लिश किया गया। और इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को साफ कहा गया कि भैया हम यहां पर आपके कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होगी वो भी चाइना ही करेगा, और उसके बाद बस वो इन्वेस्टमेंट लोन की फॉर्म में होगा। इसके ऊपर कई बार मैं भी डिस्कस कर चुका हूं और दुनिया भर में लोग डिस्कस करते हैं कि चाइना की ये जो स्ट्रेटेजी है वो अपने आप में एक्सट्रीम लेवल पर इस तरीके से है कि यहां तक कि चाइना वहां जिस देश को लोन देता है, इन्वेस्टमेंट करता है, असलियत में जो पैसा देता है उसे कर्जे के रूप में उसके खाते में लिख देता है, लेकिन दूसरे तरीकों से वो सारा पैसा अपने देश में वापस ले आता है। जैसे हम्बनटोटा, श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा पोर्ट बना, उस हम्बनटोटा पोर्ट के अंदर उस पोर्ट को डेवलप करने वाली जितनी कंपनीज थी वो सारी चाइना की थी। यहां तक कि छोटी से लेकर बड़ी लेबर तक, यानी
खड्डा खोदने वाली लेबर से लेकर हाईएस्ट लेवल के इंजीनियर्स तक सारे चाइनीज थे। उनको चाय पिलाने तक का काम चाइनीज का था। यानी चाइना अपने वहां तक के लोगों को, यहां तक कि कैदियों को भी अपने देश में लेकर आता है। मतलब जिस देश में इन्वेस्टमेंट करता है वहां लेकर जाता है, वहां उस देश में उस चाइना वाले लोन के पैसे को ठहरने ही नहीं देता। वो पैसा ना तो एम्प्लॉयमेंट डेवलप करता ना और कुछ। नतीजा उसका ये होता है कि वो पर्टिकुलर देश के ऊपर, जिस पर्टिकुलर देश को कर्ज दिया, कर्जा तो उस पर रह जाता है और बाकी सारा पैसा उसकी कंपनियां और दूसरे लोग जो हैं वो अपने तरीके से कमाकर वापस ले आते हैं। नतीजा उसका ये कि देश के सर पे कर्जा बसता है, डेवलपमेंट उस देश की हो नहीं पाती। सड़क दिखाई दे रही है लेकिन उस सड़क पर गाड़ियां चलाने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं होता कि गाड़ी खरीद सकें, और इतनी इंडस्ट्रीज नहीं हो सकती कि उसे यूज कर सकें, और इतना पैसा नहीं हो सकता कि उन गाड़ियों के ऊपर अगर है भी तो पेट्रोल डलवा के चलाएं। क्योंकि भाई एम्प्लॉयमेंट है तभी तो प्रोग्रेस होगी, एम्प्लॉयमेंट होगा तभी तो प्रोग्रेस होगी, और चाइना के पैसे से कभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता। लेकिन साथ में चाइना इससे क्या करता है, जब वो पैसे के दम पे किसी भी देश को अपना कर्ज के जाल में फंसा लेता है तो अब उस देश के साथ बार्गेन करता है कि आप मेरा कर्जा वापस करो वरना आपको डिफॉल्टर घोषित किया जाएगा। दूसरा देश दबाव में आता है, फिर चाइना कहता है अच्छा एक काम करो, कर्जा मत दो, अपने यहां के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, माइंस, पार्क्स, रोड्स, रेल्स, जो भी आपके पास इंपॉर्टेंस के हैं, चाहे वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हैं, हमें दे दो। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो इस ग्राफ में आपको साफ नजर आएगा, चाइना अपना इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में बढ़ा रहा है, यहां पर ग्रीस जैसे देशों में बढ़ा रहा है, जिबूती में बढ़ा रहा है, मालदीव्स में, श्रीलंका में, म्यांमार के अंदर, और उसके बाद यहां पर पापुआ से लेकर सोलोमन आइलैंड्स के अंदर अपने जो टेंटेकल्स हैं, दबदबा वो बढ़ा रहा है स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर। यहां पर अमेरिका का जो क्या नाम है, ग्वान आइलैंड है, उसके चारों तरफ अपनी नेवल शिप को खड़े करने के लिए, नेवल फ्लीट को खड़े करने के लिए, यहां पर इंडिया को घेरने के लिए, यहां पर जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जिबूती के आसपास की है उस पर कब्जा करने के लिए चाइना हर तरीके से कोशिश कर रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल इंडिया को घेरने के लिए बनाया जाने वाला स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, जो चाइना खुले तौर पर बना रहा है और जबरदस्त लेवल पर इसकी डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इंडिया ने इसको काउंटर करने के लिए, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड और दूसरी स्ट्रेटेजी अपनाई, लेकिन उस पैसे को डेट ट्रैप पॉलिसी में दूसरे को फंसाकर उसकी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर कब्जा करके अपनी मिलिट्री ताकत को बढ़ाना कितना जबरदस्त प्लान है। यहां अगर आप दूसरे तरीके से देखेंगे तो इस ग्राफ में पार्कर एंड चैफेट जो है 2018 का यह मामला है, जिसमें श्रीलंका को $8 बिलियन का हम्बनटोटा पोर्ट और डेड जगहों पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है जिसका कोई लेना देना नहीं होता। भैया मेरा दोस्त मेरे पास पैसे मांगने आया, मेरे दोस्त का छोटा भाई मेरे पास पैसे मांगने आया कि भैया पैसे दे दो, मुझे कार खरीदनी है। मैं उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जानता हूं। मैंने उसको पूछा भाई कितने रुपए, कितना अमाउंट चाहिए? कहता एक्स अमाउंट। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ, आपके पास जो कार आप खरीद रहे हैं कौन सी खरीद रहे हैं? आपकी खुद की इनकम कितनी है? कि जी मेरा वाई अमाउंट मेरी इनकम है। कि वाई अमाउंट आपकी इनकम है, एक्स अमाउंट की आप कार खरीद रहे हैं। इस अमाउंट को अगर आप लोन पे भी ले रहे होते हैं या मुझे वापस भी करेंगे तो कम से कम आप एक जेड अमाउंट अगर डिसाइड करते हैं तो वो जेड अमाउंट निकालने के बाद इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में आपके वाई में कुछ बचेगा नहीं, यानी आपकी जेब में आपका घर का खर्चा चलाने के लिए नहीं बचेगा। कर्जा कैसे देगा भाई? मैं उसका शुभचिंतक था, मैं उसके अपने दोस्त के भाई को सही सलाह दिया, वो नाराज हो गया कि भैया आपने मुझे पैसे नहीं दिए। मैं कहता हूं भाड़ में जा, मैं तेरे को पैसे इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैं तेरा बर्बादी नहीं चाहता, मैं तेरी आबादी चाहता हूं। पहली बात तो तुझे कार लेने की जरूरत नहीं है, और अगर ले भी दे तो अपनी औकात के अनुसार ले। औकात इन द सेंस थोड़ी सस्ती ले ले, जरूरी है पैसे ज्यादा बर्बाद करने, और दिल्ली जैसे शहर में गाड़ी चलने वाली नहीं। ये शुभ चिंतक था तो मैंने उसको बोल दिया। वही बंदा फिर ऑब्वियस सी बात है मनी लेंडर के पास पहुंचेगा। मनी लेंडर के पास पहुंचेगा, वो कहेगा हाँ भाई साहब घर के कागज गिरवी रख दो और गाड़ी ले जाओ। घर के कागज गिरवी रख दो और पैसे ले जाओ। अब आप सोचकर देखिए, घर के कागज नहीं तो घर की ज्वेलरी गिरवी रख दो, कुछ तो गिरवी रखो और ले जाओ। और गिरवी कितने पे? 50% पे। 50% पे सामान गिरवी रखा जाता है। सोचकर देखो, वही चीज यहां पर है।
अलग अलग देशों से, पापुआ न्यू गिनी, वानुतुआ, टोंगा, उसके बाद सेशल्स, उसके बाद सोलोमन आइलैंड्स, लाओ, 6.7 बिलियन, छोटे छोटे देशों को जिनकी टोटल इकोनॉमी या जीडीपी उतनी नहीं है, उससे ज्यादा या कहीं मामलों में कहीं ज्यादा उनको लोन दे रखा है और हिडन टर्म्स में लोन दे रखा होता है। नतीजा आप समझकर देख सकते हैं। पाकिस्तान को $16 बिलियन 2017-18 के आसपास दे रखा था। अब तो ये जो है ये अप्रोक्सीमेट $42 बिलियन के आसपास हो चुका है। पूरा पाकिस्तान गुलाम पड़ा हुआ है। सोचकर देखिए, केन्या, जिबूती, सब देशों को लोन बांट रखा है। और यहां इनको यह भूलना जरूरी है, मतलब ये कभी नहीं भूल सकते कि भैया ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में है। अब आप यहां सोचिए, श्रीलंका ने कैसे पोल खोली। अगर इन देशों की, जहां जहां चाइना ने डेट ट्रैप में अलग अलग देशों को फंसा रखा है, अगर श्रीलंका से वो लेसन्स ले लेंगे तो वो कहीं ना कहीं फंसने से अभी भी अपने आप को संभालने की कोशिश शुरू कर सकते हैं और अपने आप को खड्डे में जाने से बचा सकते हैं। अपने आप को खड्डे में जाने से बचा सकते हैं। पोल ये खोलकर रख दी कि चाइना का दिया हुआ लोन कितनी बड़ी बर्बादी का कारण बन सकता है और चाइना कैसे किसी भी देश की पॉलिटिकल लीडरशिप को मैनिपुलेट करता है, लालच देके, करप्ट बना के, कैसे भी करके मैनिपुलेट करता है, उससे से ज्यादा अपनी कंसेशंस लेता है और अपने इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ाता है। इंटरेस्ट को आगे बढ़ाता है। यही श्रीलंका ने पोल खोली है। अगर जो भी श्रीलंका, जो भी देश, दुनिया के जो भी देश इस समय पर चाइना से लोन लेने की सोच रहे हैं, वो अगर श्रीलंका के केस को ढंग से एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे, तो चाइना से लोन लेने की 100 बार सोचेंगे। और इसी को कहते हैं पोल खोल के रख देना। जो अब तक चाइना दोस्त बन के आगे बढ़ रहा था, और अब चाइना की तरफ से क्या बयान आ रहा है कि जो श्रीलंका के अंदर हुआ वो श्रीलंका की वजह से है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। यानी सोचकर देखिए वो कितना करप्ट माइंडेड कंट्री है, किस तरीके से बेशर्म, चिकने घड़े की तरह अब ये कह रहा है कि इसमें श्रीलंका का ही रोल है, मेरा क्या रोल है। मेरे से उसने पैसे मांगे, मैंने दे दिए, उसकी जगह बदले में हम्बन टोटा हुआ, लिया, उसका कोई जिक्र नहीं। कोलंबो पोर्ट सिटी बनाने का प्लान हुआ, उसका कोई जिक्र नहीं। और दूसरी जो चीजें, जो माइंस वगैरह श्रीलंका की कब्जे में ली, उसका कोई जिक्र नहीं। ये ही चालाक देश की सबसे बड़ी खास बात होती है। इसलिए चीन से जो भी देश अब कर्जा लेगा, कम से कम वो श्रीलंका का केस स्टडी करेगा। और चीन ने जो श्रीलंका के साथ बिहेव किया, बर्बादी के समय में भारत जैसे देश ने 1 साल के अंदर $3.2 बिलियन का लोन दिया श्रीलंका को, चाइना ने उस समय पर हाथ खड़े कर दिए और अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करने से मना कर दिया। अगर जो समझदार देश होगा या लीडरशिप समझदार होगी, वो उस देश की, वो श्रीलंका के इस केस को स्टडी करेगी और कम से कम पाकिस्तान, जो चाइना है, उससे लोन लेने से पहले 50 बार सोचेगी। तो दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर मेरा ये एक छोटा सा एनालिसिस था। आप लोगों को कैसा लगा, इस टॉपिक के ऊपर कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।